वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था लॉ ऑफ डीएमयू और उसके अजम्पशंस। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लॉ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले एक रिव्यू कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या था। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बताता है? बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। सपोज एग्जांपल हमने लिया था मैंगो का, एंड दी मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेस द एमयू डिक्लाइंस। हमने एग्जांपल लिया था 10, 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2। तो आपका एमयू गिरता, बस यही लॉ ऑफ डीएमयू है। और एक स्टेटमेंट भी देखा था हमने अल्फ्रेड मार्शल का, उसने क्या कहा था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग दी कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब अजम्पशंस की बात कर रहा था। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, जो पर्सन को क्या मिलता है? एडिशनल बेनिफिट। एडिशनल बेनिफिट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स। कब डिराइव करेगा एडिशनल बेनिफिट? इंक्रीज इन दी स्टॉक ऑफ ए थिंग, जब वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। ये क्या होगा? डिमिनिश होगा। डिमिनिश विद एवरी इंक्रीज इन दी स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। तो ये उसकी एक स्टेटमेंट था, वो आपको लर्न करना है। तो अभी उसके एक्सेप्शंस देखते हैं कि ये लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करेगा। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? हॉबीज़। बहुत लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होती है। कुछ लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना, कुछ लोगों को रीडिंग करना, कुछ लोगों को कलेक्शन करना। तो जितने सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पेंटिंग की, कि किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो वो जितना ज़्यादा पेंटिंग करेगा ना, सपोज उसने एक पेंटिंग की तो उसको एमयू मिला, सपोज 15 मिला। फिर सेकंड पेंटिंग की तो उसका एमयू ना बढ़ेगा। थर्ड पेंटिंग की तो हो सकता है और ज़्यादा उसको मज़ा आएगा, क्योंकि वो उसकी हॉबी है। हॉबी मतलब वो काम जो करने में उसको अच्छा लगता है, प्लेजर फील होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? नॉर्मली क्या होता है? कंजम्पशन बढ़ने से हमारा एमयू क्या होता है? कंजम्पशन बढ़ने से हमारा एमयू, कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारा एमयू क्या होगा? डिमिनिश होगा, गिरेगा। ये नॉर्मल है। बट एक्सेप्शंस में क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ेगा ना तो आपका एमयू भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो पेंटिंग कर रहा है, तो एक तरह का वो उसकी एक्टिविटी है। तो जैसे ही वो ज़्यादा पेंटिंग करेगा ना, उसका एमयू इंक्रीज होगा। तो इसके लिए बोला है कि ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, हॉबीज़ के लिए। बट ये कोई रियल एक्सेप्शंस नहीं है। जितने भी एक्सेप्शंस देखने वाले हैं ना, दीज आर नॉट रियल एक्सेप्शंस। कैसे? देखो, किसी को सपोज हॉबीज़ है कि पेंटिंग करने की, हमने एग्जाम्पल लिया था। अभी सपोज एक पर्सन को हमने बोला कि कार की पेंटिंग करो। एक कार उसके सामने हमने ला के खड़ी कर दी, बोला इसकी पेंटिंग करो। उसने पेंटिंग बनाई। हम सारे अजम्पशंस फॉलो करने हैं। फिर बोला कि चलो एक पेंटिंग होगी, फिर सेकंड पेंटिंग बनाओ। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अजम्पशंस था एक, ठीक है। तो दूसरी पेंटिंग बनाई सेम कार की, सेम पेंटिंग फिर से बनाई। फिर हमने बोला और एक पेंटिंग बनाओ, और बनाई, और एक बनाओ। तो क्या उसको एडिशनल बेनिफिट एक्स्ट्रा होगा? वो एक ही पेंटिंग बार बार बनाएगा, वो बोर हो जाएगा, तो उसका एमयू क्या होगा? गिरेगा। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं की उसने? एक होमोजेनिटी। अगर वो एक ही पेंटिंग बार बार, यहाँ पे मैं कार की बात कर रहा था, कार अपनी सेम कमोडिटी थी, तो यहाँ पे गुड्स होमोजीनियस नहीं है, या होमोजेनिटी कंडीशन फॉलो नहीं की, और यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। मैंने लॉ ऑफ डीएमयू में क्या बोला था कि हर एक लॉज में जो अजम्पशंस होंगे वो फुलफिल होने चाहिए। बट यहाँ पे जो दो कंडीशंस थी, एक होमोजीनियस, सारे एक जैसे होने चाहिए, और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें होगी ना, तो लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट था माइजर। अभी माइजर मतलब जो पर्सन बेसिकली कंजूस समझ लो। अभी उसके बाद जितने ज़्यादा पैसे आएंगे ना, तो उसका एमयू बढ़ेगा। वो 10 रुपये सेव करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, और 100 रुपये सेव करेगा और अच्छा लगेगा। जितना मनी का स्टॉक बढ़ेगा ना, तो इसके लिए क्या होगा? एमयू इसका बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कौन से पर्सन है?
इरेशनल है, मतलब इनका ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करना नहीं है। ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशन में क्या बोला था कि हर एक इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, रैशनल पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है इरेशनलिटी की। तो नेक्स्ट है पावर। पावर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है मसल पावर, एक होता है कोई पॉलिटिशियन पावर, एक मनी पावर हो सकता है। तो जितना ज़्यादा लोगों में पावर आएगा उतना उनका एमयू बढ़ेगा, उतना उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, उतनी उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये सब कौन से पर्सन से, इरेशनल है। यहाँ पे भी इरेशनलिटी अजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा है। फिर मनी, हमने एक अजम्पशन लिया था कांस्टेंट, कि जो लाइक्स है, डिसलाइक्स है, प्रेफरेंसेस है, एंड इवन उसमें एक और पॉइंट था एमयू ऑफ मनी, वो कांस्टेंट होना चाहिए। एमयू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट होनी चाहिए। अभी एमयू तो आपको पता होगा, कंजम्पशन बढ़ने से एमयू गिरता है नॉर्मली, बट मनी में भी ऐसा नहीं होता, उनका कहना है। बट एक्चुअली मनी में भी ऐसा होता है कि जो रिच पीपल होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उनके लिए मनी का जो एमयू होता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, वो कम होती है, और पुअर के लिए ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी के पास सपोज 2000 रुपीज़ है और वो मिडिल क्लास या पुअर पर्सन है, अगर वो उसका गुम जाए तो उसको ज़्यादा दुख होगा। अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, तो उसको इतना दुख नहीं होगा जितना मिडिल क्लास को होगा। क्यों? क्योंकि एमयू ऑफ मनी रिच के लिए क्या है, कम होता है। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, जिसके पास जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना, वो उसकी कदर नहीं करता। तो बेसिकली जैसे कि कोई भी एक यूनिट्स ले लो, यहाँ पे हम मनी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम एमयू की बात कर रहे हैं। तो जब मनी का स्टॉक बढ़ेगा जितना भी है रुपीज़, तो एमयू क्या होगा, गिरता जाएगा। तो ये लॉ मनी के लिए भी एप्लीकेबल है, बट इसका आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। या नेगेटिव तो सवाल ही नहीं, जीरो नहीं हो सकता, तो नेगेटिव का क्वेश्चन ही होगा। तो एमयू ऑफ मनी गिरेगा, बट वो कभी जीरो नहीं हो सकता। पैसे की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए मनी का यूज़ होता है। तो भले ही अमीर के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो ऐसे ही पैसे किसी को दे नहीं देगा, भाई ये रख, मेरे पास बहुत सारे पैसे, तू यूज़ कर, वो किसी को नहीं देगा। भले ही उसके लिए मनी की वैल्यूज़ बहुत कम होगी एमयू, लेकिन वो किसी को ऐसे ही बिना मतलब के फेक नहीं देगा उनको, या किसी को देगा नहीं। तो उसका एमयू कभी जीरो नहीं होता या नेगेटिव नहीं होता। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं कि एमयू ऑफ मनी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। तो यहाँ पे अपना ये पॉइंट हो गया एमयू ऑफ मनी। फिर नेक्स्ट है एडिक्शन। तो इसका हमने एग्जांपल भी देखा इरेशनल पर्सन्स में। कुछ लोग स्मोकर्स होते हैं, कुछ ड्रंकर्स हो गए, तो वो सब पर्सन्स किस में आते हैं, इरेशनल पर्सन्स में। तो जो उनका एडिशनल पैग या जो एडिशनल जो यूनिट है वो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है, तो उनका एमयू बढ़ता है। जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ाते हैं ना, तो उनको इंटॉक्सिकेशन, नशा ज़्यादा होता है, तो उनको ज़्यादा बेटर फील होता है। तो जितना वो एडिशनल पैग लेंगे तो उनका एमयू क्या होगा, बढ़ेगा। बट ये सब कौन से पर्सन है, इरेशनल पर्सन है। तो अगर हम देखें ना, तो ये सब अजम्पशंस में कवर होते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था कि मेरा लॉ कब काम करेगा, जब मेरी कुछ कंडीशंस मानोगे तुम। कंडीशंस को हमने क्या बोला था, अजम्पशंस बोला था, आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। उसके अजम्पशंस मानने होंगे। अजम्पशंस क्या क्या थे, चलो एक रिव्यू ले लेते फटाफट। एक होमोजिनिटी था, सारे गुड्स एक जैसे होने चाहिए, उसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। फिर उसने बोला था कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, इधर भी फुलफिल नहीं हो रही है। फिर उसने क्या कहा था, जो भी कंजम्पशन हो रहा है वो पर्सन रैशनल होना चाहिए। तो बहुत सारी जगह यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। फिर उसने बोला था जो टेस्ट है लोगों के, प्रेफरेंसेस है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, एमयू ऑफ मनी है, वो सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करे, इसके लिए एक्सेप्शंस बन गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देयर आर नो रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा, कि एक्चुअली एक्सेप्शंस यहाँ पे ज़बरदस्ती बनाए हैं, ये कोई रियल एक्सेप्शंस नहीं है। तो ये कोई रियल एक्सेप्शंस नहीं है, इनको ज़बरदस्ती बनाया गया, क्योंकि ये
वन और मोर कंडीशंस वायोलेट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, कि कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, इसकी बुराई की कि ये लॉ में ये कमियां हैं, मतलब ये डिमेरिट्स है ये लॉ में। क्या डिमेरिट्स है? पहला, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। यहाँ पे हमने देखा था कुछ अजम्पशंस मैंने डिस्कस किए थे, उसमें से कुछ ऐसे अजम्पशंस है जो अनरियलिस्टिक है, मतलब वो इन रियलिटी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि होमोजिनिटी, अभी सारे गुड्स एक जैसे होने चाहिए। आप अगर 1 डज़न मैंगो घर पे लेके आते हो तो क्या सारे मैंगो आपको एक जैसे मिलेंगे? सबकी साइज़ एक जैसी मिलेगी, सबका टेस्ट, सबका स्मेल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अनरियलिस्टिक है। फिर एक हमने देखा था रैशनल पर्सन होना चाहिए, हर जगह हर एक पर्सन तो रैशनल नहीं हो सकता। फिर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो ये सारे अजम्पशंस की वजह से ये लॉ ना प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। तो एक डीमेरिट उसका ये था, इस ग्राउंड पे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। फिर सेकंड क्या बोला था? कार्डिनल मेजरमेंट। हमने फीचर्स में भी देखा था, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। भी कोई यूनिट्स कंज्यूम करके कोई कैसे रैंकिंग कर सकता है उस यूनिट्स की, कि इसको मैं 10 मार्क्स या 10 यूटिलिटी मिली मुझे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट हमारा लॉ समझने के लिए, बट एक अजम्पशंस भी था ये हमारा कार्डिनल मेजरमेंट। बट हमें को लॉ को समझना है कि उसका एक्सपीरियंस करना है, उसका टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम इसको नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। तो उसी को बोलते हैं कार्डिनल। कार्डिनल मतलब हम बोल सकते हैं नंबर्स में बताना उसको। तो नंबर में बताना पॉसिबल नहीं है किसी से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, बट वी कैन मेजर ऑर्डिनल। दोनों में मीनिंग समझो, फ़र्क समझो। कार्डिनल मतलब क्या होता है? नंबर्स देना। ऑर्डिनल मतलब क्या होता है? रैंक्स देना उनमें, कि ये सुपीरियर है, ये उससे अच्छा था। अभी आपको किसी ने 2 चीज़ें कंज्यूम करने के लिए दिया, तो आप बोल सकते हो ये ज़्यादा अच्छा था, ये थोड़ा कम अच्छा था। बट आप इसको रैंकिंग भी दे सकते हो, ये रैंक 1, ये रैंक 2। बट आप उसको ना एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते कि इससे मुझे 15 का यूटिलिटी मिला, इससे मुझे 8 का मिला, ये पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बोला? जो भी गुड्स होने चाहिए इनडिविजिबल गुड्स होने चाहिए। एक अनरियलिस्टिक अजम्पशंस में भी ये पॉइंट एक्चुअली आता है, क्योंकि अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है, ये सारे अजम्पशंस ही हैं। तो गुड्स क्या होना चाहिए? इनडिविजिबल होना चाहिए। इनडिविजिबल मतलब गुड्स डिविजिबल होना चाहिए, हमारा लॉ में ऐसा बोला हुआ है। बट गुड्स अगर इनडिविजिबल गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि आपको घर लेना है, तो घर आप पूरा ही लेंगे ना, हाफ घर नहीं ले सकते ना। कार लेनी है, हाफ कार नहीं परचेज कर सकते। या रेफ्रिजरेटर लेना है, टीवी लेना है, तो वहाँ पे जो गुड्स होते हैं ना वो इनडिविजिबल गुड्स होते हैं। तो ये नॉट एप्लीकेबल फॉर इनडिविजिबल गुड्स है। तो इसको हमें या तो पूरा लेना है या तो नहीं ले सकते, तो इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है ये इनडिविजिबल गुड्स के लिए। ये हमारा एक अजम्पशंस भी था कि गुड्स क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए। तो नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमने अभी जस्ट देखा था एमयू ऑफ मनी क्या होता है? बेसिकली गिरता है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या होना चाहिए? सेम या फिक्स। बट एमयू ऑफ मनी चेंज होता है। अभी सपोज मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो मेरे लिए एमयू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। रिच पीपल के लिए क्या होता है? एमयू कम होता है। एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जिसके पास जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो इसकी कदर नहीं करता बेसिकली। तो जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है, बहुत सारा पैसा है, तो उसके लिए एमयू क्या होगा? गिर जाएगा। फिर जिसके पास पैसे नहीं है, कम है, तो इसके लिए क्या होगा? एमयू बढ़ेगा। तो ये एमयू ऑफ मनी ना सेम नहीं होता। एक तो मैंने बताया इनकम, तो इनकम के बढ़ने या कम होने से एमयू चेंज होगा। स्टॉक ऑफ मनी के बढ़ने से, प्राइजेस के कम ज़्यादा होने से। तो ये एमयू ऑफ मनी ना ऑलवेज सेम नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। फिर लोगों के टेस्ट भी डाल सकते हैं हम अलग से एक पॉइंट। लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, वो भी कांस्टेंट कभी नहीं होते। आज आपको ये चीज़ पसंद है, हो सकता है आज 2 साल के बाद आपको वो चीज़ पसंद नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है सिंगल वांट, कि हम सिंगल वांट सेटिस्फाई करते हैं एक ही टाइम पे, ऐसा लॉ ने बोला था। बट हम एक दिन में 500 से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं हमारी। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अलग अलग कपड़े यूज़ करते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारी वांट्स सेटिस्फाई करते हैं ना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लगभग हम 500 से 1000 वांट्स अपने सेटिस्फाई करते हैं। तो उसने बोला कि सिंगल वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक पर्सन एक ही वांट दिन में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो खाना खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा, तो कुछ मल्टीपर्पज़ कमोडिटीज़ होती है जैसे कि मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा था एग्जाम्पल के लिए। तो मिल्क अभी हम बहुत सारा यूज़ करते हैं डेली,
और इलेक्ट्रिसिटी भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए, फ़ैन रन करने के लिए, तो बहुत सारे इसके मल्टीपल यूसेज हैं। तो ये ग्राउंड्स पे लोगों ने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये लॉ ना में ये कमियां है, ये इसमें लिमिटेशंस बोल सकते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब ये लिमिटेशंस है इसमें, या उसके डीमेरिट्स बोल सकते हैं आप। तो अभी हम आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। तो चलिए अभी देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। सिग्निफिकेंस मीन्स इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये किन लोगों को बेनिफिशियल होता है। तो पहला है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए ये क्या फ़ायदा करता है, मतलब कंज्यूमर्स को ये लॉ क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि कंज्यूमर्स को अपने वांट्स को अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना है, और अपने जो यूटिलिटी है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड है, और जो मीन्स है वो लिमिटेड है। तो कैसे वो लिमिटेड वांट से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को बेस्ट वे से सेटिस्फाई कर सके, ताकि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिले। तो वो इसमें देखना है। फिर सेकंड था गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, उसके लिए गवर्नमेंट को काम आता है। जैसे कि एक मैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि टैक्सेशन। अभी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अभी टैक्स अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अभी जो डायरेक्ट टैक्सेशन को क्या बोलते हैं ना, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है ये क्या है, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है कि ये एबिलिटी टू पे पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा कमाओगे ना तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। मोस्टली जो पीपल है जिनकी इनकम 10 लाख के ऊपर होती है उनको 30% से टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आप कम कमाते हो, अगर आपकी इनकम 250 के नीचे है, 250 के, तो आपको टैक्स नहीं भरना है। तो ये डायरेक्ट टैक्स में बोला गया। तो ये प्रोग्रेसिव है, मतलब आप ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स भरना है, कम कमाओगे तो कम टैक्स भरना है। अभी ऐसा क्यों, जो ज़्यादा कमा रहा है मतलब वो रिच पीपल है, तो उसका MU क्या होगा, मनी के लिए कम होगा। तो भले ही वो ज़्यादा खर्चा करे उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक पुअर पर्सन है तो उसका MU ऑफ मनी क्या है, आपको याद होगा पुअर पर्सन के लिए MU ऑफ मनी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तब वो ज़्यादा पे करना उसके लिए परवड़ेगा नहीं, उसको नहीं पे कर पाएगा। तो बेसिकली जिसका MU ऑफ मनी के ऊपर ही, तो वो MU ऑफ मनी से ही डिसाइड हुआ ना बेसिकली कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। फिर ट्रेड पॉलिसी, अलग अलग और भी बहुत सारी बिजनेस के रिलेटेड पॉलिसीज़ है, तो वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जो तो आप GST ले सकते हो, बट वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो रिग्रेसिव है। आपने जितना कमाया और एक उसके सेल वैल्यू पे वो ऐड हो जाता है, तो सबको भरना है। 5 रुपीज़ का सपोज कोई आइटम मिल रहा है, कोई गुड्स मिल रहा है, तो जो भी परचेज करेगा वो उसके ऊपर टैक्स भरेगा। तो ये रिग्रेसिव है, तो हम इसकी स्टडी नहीं कर रहे फिलहाल। तो नेक्स्ट है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। तो जो गुड्स होते हैं ना उनकी 2 वैल्यूज़ होती है, एक वैल्यू इन यूज़ और एक वैल्यू इन एक्सचेंज। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़ मतलब जो ज़्यादा यूज़ होती है, एग्जांपल के लिए वाटर ले लो, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। और एक्सचेंज वैल्यू गोल्ड ले सकते हो, डायमंड ले सकते हो, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, और जो भी प्रेशियस मेटल्स है, मतलब जो डे टू डे गुड्स है उनकी वैल्यू इन यूज़ क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन इनका वैल्यू ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अभी पानी आप लेने जाओ तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा, 10 to 15 रुपीज़ लीटर अगर आप मिनरल वाटर लो, और नॉर्मल वाटर तो आपको 1-2 रुपये में मिल जाएगा। वैसे ही वैल्यू इन एक्सचेंज ये प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, मतलब ये गुड्स की ज़्यादा होती है, गोल्ड एंड डायमंड हो के, बट उनका यूज़ नहीं होता इतना। हम गोल्ड डायमंड्स वगैरह अगर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, या इनका यूज़ हम ओकेशनली करते हैं कहीं पे फंक्शंस वगैरह में। तो ये होता है वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड का ये बेस है। हमने देखा था यूटिलिटी बेस है डिमांड का। डिमांड कब होगी, जब उससे हमें यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी क्या होती है कि वांट को सेटिस्फाई कर रही है बेसिकली वो हमारी। तो जो वांट को सेटिस्फाई करेगी तो उससे यूटिलिटी मिलेगी, उससे यूटिलिटी मिलेगी तो डिमांड होगी।
अभी डिमांड का जो बेसिस है वो लॉ ऑफ डीएमयू है। अभी कैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। डीप में इसका 3rd चैप्टर में ये दिया हुआ है, फिलहाल मैं आपको सिंपली बता देता हूँ शॉर्ट में कि डिमांड क्या होता है। सपोज यहाँ पे आप कुछ सामान खरीद रहे हो, ये यूनिट्स है उसके, और सपोज ये प्राइस है। तो कंज्यूमर की एक टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ें ना सस्ती चाहता है। हम भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लॉन्च होती है तो वेट करते हैं कि प्राइस गिरेगा बाद में परचेज़ करेंगे, तो उसको सस्ता सामान चाहिए। तो जब प्राइस ज़्यादा होगा ना तब वो ना परचेज़ नहीं करेगा, या करेगा तो कम करेगा। सपोज 30 रुपीज़ पे वो एक सामान लेगा, प्राइस गिरा तब वो क्या करेगा और ज़्यादा परचेज़ करेगा। सपोज हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ऐसा बन जाएगा फिर आपका एक, फिर ये 1 पे आया, फिर ये 2 पे 20 हो गया सपोज, फिर 3 पे हो गया। चलो हम छोटा ही ले लेते थोड़ा एग्जांपल, 1 2 3। तो 30 रुपीज़ था तब उसने एक ही आइटम ली, फिर प्राइस गिरा 20 हो गया तो उसने 2 आइटम ली, और प्राइस गिरा तो उसने 3 ली, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये जो तुम्हारा होता है ना इसको बोलते हैं डिमांड को। तो इन शॉर्ट इसमें क्या बताया मैंने कि ये प्राइस था आपका और ये यूनिट्स, कि जब चीज़ें महंगी होगी तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा उसको, जब चीज़ें सस्ती होगी तो कंज्यूमर खरीदेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड ने बोला। अभी लॉ ऑफ डिमांड डीएमयू का बेसिस कैसे है वो जानते हैं। तो इसके लिए आपको डीएमयू पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, और डिमांड पता होना चाहिए, अभी मैंने जस्ट बताया। डिमांड मीन्स प्राइस और यूनिट्स का रिलेशन, या प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। क्या रिलेशन होता है? क्वांटिटी बढ़ेगा कब? जब प्राइस गिरेगा। क्वांटिटी गिरेगा कब? जब प्राइस बढ़ेगा। तो ये इन्वर्स है, उल्टा रिलेशन है इन दोनों में। अभी डीएमयू में यूनिट सपोज हम कंज्यूम कर रहे हैं और इससे हमें क्या मिलेगा? यूटिलिटी। जब आप कंजम्पशन बढ़ाओगे 1 2 3 4 तो एमयू आपका गिरेगा। सपोज 10 12 ले लेते हैं, 12 8 4 0 -4। तो हमने ये लॉ ऑफ डीएमयू में देखा था कि आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एमयू क्या होगा? डिमिनिश होगा। लेकिन कंजम्पशन कब बढ़ेगा? मतलब लोग डिमांड कब करेंगे ज़्यादा? जब प्राइस गिरेगा। तो प्राइस कब गिरेगा? जब लोग कंजम्पशन कम करेंगे। मतलब जब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग उसको खरीद नहीं रहे, तब यहाँ पे क्या होता है? कंजम्पशन बढ़ने से ना लोग उस चीज़ को कम चाहते हैं। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी 4 मैंगो पड़े हैं तो आप 5वां मैंगो नहीं मांगोगे, तो आप कंज्यूम कम करना चाहोगे। तब जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है ना, एमयू गिरता रहता है। तो क्या होता है कि लोग वो चीज़ें नहीं चाहते। एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ आप एक ट्रेन में जा रहे हो और रात के 12 बज गए और आपको बहुत प्यास लगी है और आपके पास पानी बिल्कुल नहीं है। एक फिर कोई सेलर आया वाटर बॉटल लेके, आपको बोला कि ये बॉटल आप ले लो और इसके लिए पे कर दो। तो ठीक है, उसने बोला आपने बोला ठीक है दे दो। तो उसने बोला एक बॉटल का 50 रुपीज़ होगा। अब एक बॉटल का नॉर्मली 15 रुपीज़ में आती है, बट वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है? 50 रुपीज़। और आप बहुत प्यासे थे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप उसको 50 दे दो या तो फिर सुबह तक वेट करो जब तक या कोई दूसरा स्टेशन नहीं आता, तब तक आपको पानी नहीं मिलेगा। तब अभी डिपेंड करता है, आपके पास बिल्कुल पानी नहीं है, मतलब आपकी एमयू ज़्यादा है। बेसिकली आप उसको ना, वो 80 रुपीज़ मांगता है ना तो भी आप दे देते हैं। अब बहुत प्यासे थे कि भले ही अपने को पानी चाहिए कोई भी कीमत पे, तो आप 80 भी दे मांगता ना तो आप उसको दे देते हैं। तो आप या 50 दे के पैसे पानी की बॉटल उससे ले लोगे, भले उसकी कॉस्ट 15 रुपीज़ है, MRP 15 है, लेकिन तो भी आप उसको 50 दे के ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपका एमयू ज़्यादा यहाँ पे हाई है, आप उसके लिए 80 रुपीज़ देने के लिए रेडी हो। मतलब जब एमयू ज़्यादा होता है ना तब कस्टमर से हम ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। अभी जैसे कि अभी नॉर्मल था, अभी आपको ज़्यादा प्यास नहीं है या आपके पास थोड़ा पानी पड़ा हुआ है और वो आपसे 50 रुपीज़ मांगेगा, तो आप क्या बोलोगे? 15 की बोतल 50 में दे रहा है, एक काम कर ठीक है 50 मत ले 30 ले दे दे। तब आप उससे बार्गेनिंग स्टार्ट कर दोगे
कि मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ स्टॉक में, तब वहाँ पे क्या करेंगे हम, उससे बार्गेनिंग करेंगे, बोलेगा 40 में दे रहा है तो ठीक है, या फिर जो भी है 30 में, हमने एग्जांपल लिया 30 में दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं उससे परचेज नहीं करूँगा। फिर तब जब हमारे पास स्टॉक होता है ना ऑलरेडी, या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तब उससे बार्गेनिंग करते हैं, और या हमारा एमयू कम होता है तब उससे चीज़ें सस्ते में लेना चाहते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा कि लॉ का डिमांड का ये बेसिस क्यों बनता है। मतलब जब एमयू ज़्यादा है ना, तब आप उससे ज़्यादा पैसे क्लेम कर सकते हो। मतलब सेलर बायर को महंगा चीज़ बेच के पैसे ले सकता है, वो कितना पे करने के लिए रेडी है। जब एमयू कम होता है, मतलब वो बायर उसके लिए पे नहीं करेगा, तो आप उसको प्राइस कम करके बेचना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड क्या, इसके लिए वो बेस बना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये आज के सेशन में हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या था, इसके अजम्पशंस ऑलरेडी हमने पहले कवर किया था, आज हमने एक्सेप्शंस कवर किया, फिर उसके क्रिटिसिजम्स और सिग्निफिकेंस में ये 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बाकी है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशंस लेके थोड़ा एक टेबल दिया हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और कुछ एक्टिविटीज़ भी पेंडिंग है। तो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।